तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में। हम लोग इतिहास के छोटे छोटे बिंदुओं पर डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले 3-4 लेक्चरों में हम लोगों ने अलग अलग बिंदुओं पर डिस्कशन किया, हम लोगों ने समझा। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जो अगला हम लोग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो होगा जयचंद को लेकर के कि जयचंद गद्दार या ईमानदार। पिछला जो लेक्चर था वो भी हम लोगों ने जयचंद से जुड़े हुए बिंदु पर डिस्कशन किया था, संयोगिता प्रकरण पे कि क्या जयचंद की पुत्री संयुक्ता थी, और जिस प्रकार से संयुक्ता प्रकरण को लेकर के इतिहास में चर्चाएं होती हैं कि पृथ्वीराज संयुक्ता को जो है कि स्वयंवर से उठा करके ले जाता है, तो एक्चुअल में वो कहाँ तक सही है। अगर हम लोग हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों की परंपरा के हिसाब से देखें तो भी हम पाते हैं कि संयुक्ता प्रकरण कहीं से सही नहीं होता है, और एक्चुअल में जब हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसे देखने का प्रयास करते हैं तो भी हम लोगों को लगता है कि संयुक्ता प्रकरण जैसा कोई घटना नहीं था, या संयुक्ता जयचंद की पुत्री थी, ये भी पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं होता है। तो वो चीजें जिन लोगों ने नहीं देखा है वो समझ लेंगे, देख लेंगे जाकर के पिछले लेक्चर में। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे जयचंद को लेकर के, जिस प्रकार से जयचंद को गद्दार घोषित किया जाता है, या यूं कहिए कि आप टीवी डिबेट्स में या कई जगह अक्सर सुनते हुए पाए होंगे। आपसी जो मित्र होते हैं, मित्रों में भी आप लोग कई बार इस प्रकार की चर्चाएं सुने होंगे। कोई दोस्त जब कोई गद्दारी करता है या आपको धोखा देता है तो लोग बोलते हैं ये तो जयचंद निकला हम लोगों के साथ में। तो एक्चुअल में जयचंद गद्दार कैसे घोषित किया गया, जिस समय जयचंद का जो कालखंड रहा है, क्या उस दौरान राष्ट्र राज्य की अवधारणा आई थी या नहीं आ चुकी थी। अगर राष्ट्र राज्य की अवधारणा नहीं आई हुई थी तो जयचंद फिर किस एस्पेक्ट में उसे गद्दार घोषित किया गया। क्या जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के संदर्भों के आधार में ही हम किसी भी व्यक्ति को यूनिवर्सल रूप से गद्दार घोषित कर सकते हैं। ऐसे कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में भी आने चाहिए कि इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते, इतिहास के छात्र होने के नाते, कि क्या सचमुच में जयचंद गद्दार था या नहीं था। तो आज हम लोग उसी चीज पे डिस्कशन करेंगे जयचंद को लेकर के कि गद्दार क्यों कहा जाता है और उसके पीछे क्या कारण रहे हैं कि आज यूनिवर्सल रूप से जयचंद को गद्दार कहा जाता है, और बाकी इतिहासकारों के क्या मत रहे हैं, क्या सचमुच में जयचंद गद्दार था या नहीं था। तो उम्मीद है कि ये पूरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। बस थोड़ा सा धैर्य बना करके बने रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा क्रम से चलता हूँ, हर चीज सीक्वेंस में ही लेकर के चलता हूँ ताकि आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, और कुछ पॉइंट आउट मैं कराते चलता हूँ, जिससे कि आप भी कुछ पॉइंट आउट कर लीजिए, उसके 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में वो पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। देखिए, सिर्फ पढ़ना देखना ये एक अलग चीज होता है। आप कोई चीज देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक ये आपके माइंड में बना ही रहे। आपको फिल्म देख करके सिर्फ कहानी नहीं बताना है, बल्कि एग्जाम में जाना है, कहीं चर्चा करना है, तो कुछ तथ्य भी आपके माइंड में होने चाहिए। अगर कोई तथ्य माइंड में रखना है तो उसे बार बार पढ़ना होता है, उसे कहीं नोट करना होता है, जिसे देखना होता है। तो इस वजह से मैं अपने हर लेक्चर में कोशिश करता हूं कि एक एक चीज को पॉइंट आउट भी कराते चलूं, जिससे आपका भी एक प्रॉपर वे में एक नोट्स बन जाए, और उसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बस जाएगा। तो आइए, तो हेडिंग हम लोग क्या डाल लेते हैं, जयचंद गद्दार या ईमानदार, ये कर लेते हैं। जयचंद गद्दार या ईमानदार। तो जयचंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। फिर मैं बताऊंगा कि इसको गद्दार कहने का कारण क्या है। एक परिचय हम लोग देख लेंगे यहाँ पे जयचंद का। जयचंद के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान का भी परिचय यहाँ पे मिल जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय का भी परिचय हम लोग देख लेंगे। इसके बाद गद्दार क्यों कहा जाता है, कारण क्या है गद्दार कहने के, और इस कारण के पीछे की जो सच्चाई है वो जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। किस नजरिए से, इतिहासकारों के नजरिए से। यहाँ मेरा कोई अपना पर्सनल व्यू नहीं रहेगा, और अक्सर मैं कोशिश यही करता हूँ कि इतिहास पढ़ते समय अपने पर्सनल व्यू को किनारे रखूँ। जो हिस्टोरिकल व्यू है, जो इतिहासकारों के व्यू है, उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, यानी उनके चीज़ों को, उनके पॉइंट्स को, उनको तथ्यों को उठा करके हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि जयचंद को गद्दार कहने के पीछे का क्या कारण है, और भी कई सारी चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जो सच्चाई हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इतिहासकारों के दृष्टिकोण से, इतिहासकारों के दृष्टिकोण से। देखिए, जयचंद का अगर परिचय की बात किया जाए तो इस समय दिल्ली के जो शासक थे उनका नाम था अनंगपाल। क्या नाम था उनका, अनंगपाल। इनकी 2 पुत्रियां थी अनंगपाल के। दिल्ली के शासक थे अनंगपाल, इनकी 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियों का नाम भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ ले। एक का नाम था चंद्रकांति और दूसरा का नाम था कीर्ति मालिनी। चंद्रकांति का विवाह होता है देवपाल या विजयपाल, ध्यान रखिएगा। चंद्रकांति का विवाह होता है देवपाल या विजयपाल, दोनों नाम आता है, तो थोड़ा सा इसको लेकर के ध्यान रखिएगा। देवपाल
या विजयपाल, दोनों नाम अलग है लेकिन दोनों नाम एक ही व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, देवपाल या विजयपाल। और इसी देवपाल और विजयपाल से जो है कि जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम है जयचंद। जयचंद। देखिए दूसरी जो पुत्री थी ये बड़ी पुत्री थी, अनंगपाल की बड़ी पुत्री, ध्यान रखिएगा। और दूसरी जो पुत्री थी ये छोटी पुत्री थी, कीर्ति मालिनी। तो कीर्ति मालिनी का विवाह होता है सोमेश्वर से, और इसी सोमेश्वर से जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। देखिए तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों बहन है, ये चंद्रकांति और कीर्ति मालिनी, और दोनों बहन के ये पुत्र हैं, कौन, जयचंद और पृथ्वीराज। मैंने पीछे लेक्चर में भी बताया था कि ये दोनों जो है कि मौसेरे भाई हैं, यानी कि पृथ्वीराज की मौसी कौन लगेगी, चंद्रकांति, और जयचंद की मौसी कौन लगेगी, कीर्ति मालिनी लगेंगी। लेकिन ये क्या थे, ये बड़ी पुत्री थी, तो ये जयचंद पहले पैदा होता है, तो जयचंद पृथ्वीराज से बड़े थे। कहा जाता है कि जयचंद बहुत ही उदार प्रवृत्ति के शासक थे और एक योद्धा शासक थे, कुशल जो है कि राजनीतिज्ञ इन्हें माना जाता था जयचंद को। दिल्ली के जो शासक थे अनंगपाल, इनको कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ पुत्रियां थी। तो पुत्र न होने के कारण ये तय हो गया कि अब इनके बाद जो शासन करेंगे लोग, वो शासन इनके दोनों पुत्रियों में से कोई जो पुत्र होगा, यानी इनके जो नाती हैं या नवासी जिसे हम लोग बोलते हैं, वो शासन करेंगे। जो कि जयचंद बड़े थे, तो ये तय हुआ कि अनंगपाल के बाद जयचंद दिल्ली का शासन सत्ता संभालेंगे। लेकिन इत्तेफाक से यह शासन सत्ता संभाल लेते हैं पृथ्वीराज। तो इस वजह से शासन सत्ता को लेकर के जयचंद और पृथ्वीराज में कटुता, मनमुटाव फैल गया था, आपस में अच्छे संबंध नहीं रह गए थे। ध्यान रखिएगा, इस तथ्य को भी आप अपने माइंड में सेट रखिएगा कि दोनों लोग मौसेरे भाई थे, और मौसेरे भाई होने की वजह से इनके नाना का कोई पुत्र नहीं था, इस वजह से सत्ता इन दोनों के पास आनी थी, जिसमें जयचंद बड़े थे। तो यह तय हुआ कि जयचंद जो है कि दिल्ली के शासक बनेंगे, लेकिन किसी तरीके से सत्ता हथियार लेते हैं पृथ्वीराज तृतीय। तो एक मनमुटाव यहाँ पे चीजें हो जाती हैं। ठीक, तो ये हो गया जयचंद का परिचय। जयचंद कौन था, किसके पुत्र थे, ये जान लीजिए। जयचंद राठौर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आइए कारण, गद्दार कहने के पीछे क्या कारण है, क्यों कहते हैं कि जयचंद गद्दार है। उसके दो कारण सामान्यतः गिनाए जाते हैं। पहला कारण कहा जाता है कि जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था पृथ्वीराज के विरुद्ध, गोरी को आमंत्रित किया पृथ्वीराज के विरुद्ध, पृथ्वीराज के विरुद्ध। एक कारण तो ये बताया गया। अच्छा, अगर हम देखें कि जयचंद और गोरी कि दिल्ली की शासन सत्ता को लेकर के मनमुटाव था, तो ये काफी हद तक बातें सही भी हो सकती हैं कि हो सकता है जयचंद जो है कि मनमुटाव होने के कारण पृथ्वीराज से वो गोरी को आमंत्रित करे। लेकिन ये बातें अभी अनुमानित तौर पे हम कह सकते हैं, लेकिन इतिहासकारों के नजरिए से या उस समय जो मौजूदा प्रमाण है, जो किताबें लिखी गई है, उसके दृष्टिकोण से हम आगे देखेंगे। दूसरा कारण क्या कहा जाता है, दूसरा कारण कहा जाता है कि जब मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज युद्ध लड़ रहा था, तो गोरी के साथ युद्ध में पृथ्वीराज का साथ नहीं देता, साथ नहीं देता। दो कारण दिए गए थे कि जब एक शासक आता है बाहर से, मुगल शासक आता है, तुर्क शासक आता है मोहम्मद गोरी, और वो जब पृथ्वीराज पे आक्रमण करता है तो जयचंद पृथ्वीराज का साथ नहीं देता, इस वजह से भी जयचंद को गद्दार कह दिया जाता है। तो अब यहाँ पे भी समझ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज और जयचंद में मनमुटाव है, तो इस वजह से साथ नहीं दिया। अब सवाल उठता है कि गद्दार कहने के पीछे जो थ्योरी गढ़ी गई जयचंद को गद्दार होने की, उसके पीछे के कुछ कारणों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस कारण को समझने से पहले कुछ बातें और भी जान लीजिए, तो अवधारणाएं आपकी और ही स्पष्ट हो जाएंगी। जब हम बात करते हैं कि गोरी के साथ युद्ध में पृथ्वीराज जब लड़ रहा था, तो उसमें जयचंद साथ नहीं देता, तो सवाल ये उठता है कि क्या पृथ्वीराज तृतीय राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था, पृथ्वीराज तृतीय राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था, ऐसे कह लीजिए, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था, प्रतिनिधित्व कर रहा था। क्योंकि कहा जाता है कि देश का गद्दार है। जयचंद को गद्दार कहने के पीछे यही है कि अगर जयचंद आमंत्रित नहीं किया होता तो ये नहीं आते, फिर आगे जो चला दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये सारी परंपराएं पूरी तरीके से वहीं पर समाप्त हो जाती। तो सवाल उठता है, क्या पृथ्वीराज जब युद्ध लड़ रहा था तो वो भारत राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा था, राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था, देश की तरफ से लड़ रहा था? तो इसका जवाब होगा कि जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है, ध्यान रखिएगा,
राष्ट्र राज्य की अवधारणा पूरे विश्व में पहली बार वेस्टफालिया के संधि के बाद आता है 1648 में। तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा ही आती है हमारे सामने कब? 1648 में। इससे पहले कोई भी राष्ट्र राज्य जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। अलग अलग क्षेत्रों पे राजा छोटे छोटे क्षेत्रों पे शासन कर रहे थे, वही उनका अलग देश होता था। यानी पृथ्वीराज जिस समय शासन कर रहा था उस समय भारत में कई देश थे। इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो कई सारे देश थे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में कई सारे राजाएं शासन कर रहे थे। राष्ट्र राज्य की अवधारणा सबसे पहले वेस्ट यानी जो है कि पश्चिम में आता है। वेस्टफालिया की संधि होती है, उसके बाद राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट आता है 1648 में। तो एक चीज तो ये हो गया कि जब पृथ्वीराज गौरी के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारत देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, और इस वजह से हम जयचंद को गद्दार कहते हैं। तो यहाँ पे ये तर्क पूरी तरीके से खारिज हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे? तो अब आइए हम लोग बातें करते हैं। देखिए, तो जयचंद के बारे में कहा जाता है, थोड़ा सा जयचंद को जान लीजिए। जयचंद के बारे में कहा, इनका पूरा नाम था जयचंद राठौर। जयचंद के बारे में कहा जाता है कि यह जो है एक न्यायप्रिय शासक थे, न्यायप्रिय शासक थे, दानशील थे और कुशल योद्धा थे। कुशल योद्धा थे। ध्यान रखिएगा, जयचंद जब मोहम्मद गोरी से युद्ध लड़ता है तो उस कालखंड तक अभी तक कोई ऐसा राजा नहीं था जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया हो। उस समय जितने भी युद्ध हुए राजा या तो मैदान छोड़ के भाग गए, कहीं छिप गए या समर्पण कर दिए। जयचंद पहला ऐसा योद्धा था उस समय जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया था। कहा जाता है कि जयचंद बहुत ही दानशील प्रवृत्ति का था, कुशल योद्धा था, कुशल प्रशासक भी माना जाता है जयचंद को। तो जयचंद के बारे में इतनी चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अब सवाल उठता है कि जयचंद और पृथ्वीराज को लेकर के जो कहानी गढ़ी गई उस कहानी के पीछे क्या कारण है। जब हम जयचंद और पृथ्वीराज के कालखंड यानी इस समय के इतिहास को हम देखते हैं, जब इस समय इतिहास के जितने भी लेखक रहे उस दौरान, इवन कि चंद्रबरदाई जब लिखता है पृथ्वीराज रासो, तो उसमें भी कहीं भी इस प्रकार की घटना को उल्लेख नहीं मिलता जिससे कि यह सिद्ध किया जा सके कि जयचंद जो है गद्दार था। जिस समय ये सारी घटनाएं हो रही थी, यानी जो कालखंड रहा जयचंद और पृथ्वीराज का, उस दौरान चाहे देशी किताब हम बात करें, अपने देश में जो इतिहास लिखा गया, या फिर विदेशी किताबों की हम बात करें, कहीं भी ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता जो यह सिद्ध कर दे कि जयचंद गद्दार था या जयचंद ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था। ये कहानी गढ़ी गई बाद में। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आते हैं तो अंग्रेजों ने इस कहानी को गढ़ना शुरू किया, और अंग्रेजों ने इस कहानी को गढ़ा। उनके पीछे थ्योरी थी फूट डालो और राज करो की, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे हमें लंबे समय तक शासन करना है, इनके ऊपर अपना आधिपत्य बनाए रखना है। तो फूट डालो और राज करो की पॉलिसी को लेकर के सामने आए, जिसमें उन्हें एक नायक चाह रहा था और एक खलनायक चाह रहा था। नायक कौन मिला? पृथ्वीराज मिल जाता है नायक वहां पे, और खलनायक चूंकि चाहिए नायक के साथ साथ, तो खलनायक बना दिया जाता है जयचंद को। मैं बताऊंगा जयचंद को खलनायक बनाने के पीछे क्या कारण था और पृथ्वीराज को नायक क्यों बनाया गया उसके पीछे क्या कारण था। दोनों थ्योरी को ध्यान रखिएगा। शुरुआत कब होता है ये सब चीजें जयचंद के बारे में जो कहानियां गढ़ी गई कि जयचंद गद्दार था, इसने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया, एक्चुअल में ये कहानियां अंग्रेजों के आने के बाद गढ़ी गई। और अंग्रेज जब आते हैं तो कर्नल टाड नाम का एक व्यक्ति था, इतिहासकार था, उसने भी कई सारी किताबें लिखी है, और उसने कुछ सुनी सुनाई मनगढ़ंत बातों पे किताबों में इसकी चर्चा कर दी। खूब लंबा जयचंद के बारे में लिखा, और उसी के किताब में पहली बार उल्लेख मिलता है कि जयचंद गद्दार था। ध्यान रखिए, कर्नल टाड अंग्रेजी बोलता था, उसे हिंदी समझ में नहीं आता था, इवन कि उसने जो भी बातें लिखी हैं उसका सोर्स तक देने में वह असफल रहा। उसका कोई प्रमाण कर्नल टाड नहीं दे पाया। जो भी बातें लिखी उसने कोई प्रमाण नहीं दे पाया कि एक्चुअल में बातें कहां तक सही है और कहां तक गलत है। कर्नल टाड के बाद चूंकि अंग्रेज जब आते हैं तो अंग्रेज को ऐसे लोगों को जो है कि हायर करते हैं जो वेतनभोगी इतिहासकार बोले जाते हैं। इनको वेतन दिया जाता था लिखने के लिए, और फिर उसी आधार पर वेतनभोगी इतिहासकारों ने खूब लंबा चौड़ा मनगढ़ंत कहानियां लिखना शुरू कर दिया, और इन मनगढ़ंत कहानियों को आगे बढ़ाया हमारे आज के इतिहास का यदुनाथ सरकार ने। तो ये चीजें यदुनाथ सरकार की किताब में मिलती है। यदुनाथ सरकार को एक सांप्रदायिक इतिहासकार भी जाना जाता है, आप पढ़ेंगे उनके तो बहुत सारी। देखिए किताबें मैं थोड़ा सा 2 मिनट टॉपिक से इधर थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूं कि जब भी कोई किताब लिखा जाता है ना, तो वो देखिए तरीका होता है, 2 तरीका होता है। एक तरीका होता है कि मुझे कोई चीज जो है कि अगर लिखनी है तो हम पहले से ये तय कर लें कि हमें किस निष्कर्ष पे पहुंचना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ही हम निष्कर्ष तय कर लेते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या होगा, और उस निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए फिर हम तथ्यों को खोजना शुरू करते हैं कि ये निष्कर्ष कहां से मिलेगा, फिर ऐसे तथ्यों को खोजना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, पहले निष्कर्ष हम कंक्लूड कर लेते हैं कि हमें किस वे में जाना है, उसके बाद इसी हिसाब से हम तथ्य खोजना शुरू कर देते हैं, अलग अलग तथ्य खोजते हैं और तथ्य खोज करके अपने निष्कर्ष को सिद्ध कर देते हैं।
दूसरा लेखन का तरीका होता है कि हम किसी के बारे में तमाम तथ्यों को इकट्ठा करते हैं और तमाम तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद फिर हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो तमाम तथ्यों में कई सारे तथ्य ऐसे होंगे जो आपको उस निष्कर्ष पे न पहुंचने दें जो निष्कर्ष आप चाहते हैं, क्योंकि आपके पास कई सारे ऐसे तथ्य हैं। किसी व्यक्ति को बुरा कहने से पहले आप ये भी कहेंगे कि नहीं, इसमें इसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं। अगर हम पहले से ही तय कर ले कि हमें किसी व्यक्ति को बुरा सिद्ध करना है तो हम उसकी बुराइयों को कलेक्ट कर देंगे, कलेक्ट करके लिख देंगे ये चीजें। देखिए कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा बोलेगा बुरा है, लेकिन जब उसकी बुराइयों के साथ साथ उसकी अच्छाइयां भी आपके सामने होंगी तो आप सीधे सीधे कहने से बचेंगे कि ये व्यक्ति बुरा है। अगर आप कहेंगे बुरा है तो आप साथ में लिखेंगे कि इसके साथ साथ ये भी अच्छाइयां हैं। तो इस प्रकार किताबों की एक सीरीज, जैसे यदुनाथ सरकार का क्या है, वो पहले से ही उन्होंने एक निष्कर्ष तय कर लिया है कि हमें किस कंक्लूजन पे पहुंचना है, उसी हिसाब से उन्होंने तथ्यों का संकलन किया है कई सारे जो है कि शासकों के बारे में। कई सारे शासकों की बहुत सारी अच्छाइयां हैं जिसे उन्होंने छोड़ दिया है, जो इस बात का घोतक है, जो उनकी उस जो है कि सोच को दर्शाता है कि इन्होंने पहले से ही निष्कर्ष तय कर दिए हैं और निष्कर्ष तय के वो उसी तथ्यों का कलेक्शन कर दिए हैं। तो ये चीजें मैंने बताया कि जयचंद को गद्दार मानने की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो अंग्रेजों के आने के बाद की जो लेखन प्रक्रिया आई, जो वेतनभोगी इतिहासकार थे उन्होंने खूब बढ़ा चढ़ा करके मनगढ़ंत कहानियां सुनी सुनाई बातों पर लिख दी। और वो जो कहानियां लिखते हैं, जो बातें जो बताते हैं, जो चीजें किसी के बारे में, उस संदर्भ में उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो दिखा सके कि ये चीजें यहां से हमने लिया है या यह प्रमाणिक है। तो अप्रामाणिक सोर्स यानी मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर जयचंद को गद्दार घोषित करने का प्रयास किया गया। अब कारण क्या था इसके पीछे कि जयचंद को ही उस समय गद्दार घोषित किया गया, पृथ्वीराज को हीरो बनाया गया, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हाँ, तो एक पॉइंट मैंने क्या बताया था कि जब हम उस कालखंड की किताबों को देखते हैं, चाहे देसी लेखक हो या विदेशी लेखक हो, तो कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं मिलता है कि जयचंद के संदर्भ में इस प्रकार की विवरण कहीं नहीं मिलता है। मैंने बताया ये बाद में शुरू होता है अंग्रेजों के आने के बाद। फूट डालो और राज करो की नीति का ही एक पार्ट था ये। अब सवाल उठता है कि इस कालखंड में पृथ्वीराज को हीरो क्यों बनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग डाल लीजिए, पृथ्वीराज को हीरो क्यों बनाया गया। पृथ्वीराज ही क्यों? देखिए पृथ्वीराज को हीरो बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि पृथ्वीराज उस कालखंड का पहला शासक था जो सीधे सीधे मुसलमानों से भिड़ सकता था, मुसलमानों से भिड़ा था, डायरेक्टली भिड़ा था। तो इसके अंदर पृथ्वीराज के अंदर एक हिंदू छवि बिठाई जा सकती थी, एक हिंदुत्व की छवि इसके अंदर पूरी तरीके से सेट किया जा सकता था कि यह पहला ऐसा शासक था जो सीधे सीधे मुसलमानों से लड़ता है युद्ध। तो एक तो कारण यह बनता है कि पृथ्वीराज क्या था कि मुसलमानों से सीधे लड़ने वाला पहला शासक था, मुसलमानों से सीधे लड़ने वाला पहला शासक था। ध्यान रखिएगा, पहला ऐसा शासक था जो राजा था और सीधे सीधे युद्ध जाकर के मुसलमानों के विरुद्ध लड़ता है। तो इस कारण क्या था कि इसके अंदर हिंदू नायक की छवि बिठाई जा सकती है, हिंदू नायक की छवि बैठाई जा सकती है। तो पृथ्वीराज, ऐसे कर लीजिए, पृथ्वीराज ही नायक क्यों, क्योंकि यहां पे पृथ्वीराज ही नायक क्यों। तो नायक हमारा मिल गया पृथ्वीराज। नायक तभी प्रासंगिक है जब उसके साथ खलनायक जुड़ा हो। जब भी कोई आप मूवी देखते हैं तो उसमें नायक के साथ साथ खलनायक होता है। अगर खलनायक न हो तो नायक की प्रासंगिकता नहीं होती। नहीं, ऐसी मूवी जिसमें सिर्फ नायक हो और खलनायक न हो तो फिर उस मूवी की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती। उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो खलनायक के रूप में होगा, निगेटिव जो है कि दृष्टिकोण से उसको स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। तो अब सवाल उठा कि अब नायक हमारा जब बना बनाया तैयार है तो हमें चाहिए उसके साथ खलनायक। अब खलनायक जयचंद को ही क्यों चुना गया वो भी देख लीजिए। तो लिख लीजिए जयचंद ही खलनायक क्यों, जयचंद ही खलनायक क्यों, खलनायक क्यों। तो पहला कारण क्या था जयचंद खलनायक क्यों, क्योंकि दोनों सगे मौसेरे भाई थे और सत्ता को लेकर के दोनों के बीच मनमुटाव था। तो एक तो कारण बन गया कि दोनों के बीच मनमुटाव था, इसलिए अगर नायक पृथ्वीराज है तो उसके साथ मनमुटाव रखने वाले जयचंद को खलनायक के रूप में स्थापित करना बड़ी इजी होगा, बहुत ही आसान होगा। तो क्या होगा, लिख लीजिए जयचंद और पृथ्वीराज सगे मौसेरे भाई थे। दिल्ली के शासक दोनों के नाना के निसंतान
मरने पर, निसंतान मरने पर दिल्ली का वारिस जयचंद बनते। ये बड़े थे, पृथ्वीराज से बड़े भाई थे, तो उत्तराधिकार के हिसाब से देखा जाए तो नाना नहीं है, तो फिर जो बड़ा भाई है दोनों मौसेरी में उसका अधिकार बनता है, तो जयचंद बनते। मगर सत्ता पृथ्वीराज को मिल गई, मगर सत्ता पृथ्वीराज को मिल गई। एक तो कारण ही हो गया, खलनायक हमारा तैयार हो गया जयचंद, क्योंकि सत्ता मिल गई पृथ्वीराज को। दोनों के बीच क्या था, मनमुटाव था, तो सत्ता संघर्ष को लेकर भी मनमुटाव था। दूसरा था, कहा जाता है कि इस दौर में जहां पे जयचंद जो है कि पृथ्वीराज जहां हिंदू रीति रिवाजों को लेकर के बढ़ाने वाला आगे था, हिंदू नायक के रूप में स्थापित किया जा रहा था, वहीं जयचंद को खलनायक बनाने के पीछे का कारण यह भी दिया जाता है कि जयचंद बौद्ध मतानुयायी था, वो बौद्ध धर्म को मानने लगा था, जिससे जो हिंदू पुरोहित थे वो बहुत नाराज थे। दूसरा कारण ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा कि सारी चीजें किन किताबों से लिया गया है, किताबों का नाम भी मैं दूंगा। जो भी चीजें यहाँ मैं बता रहा हूँ वो किताबों से चीजें जो लाई गई हैं, बहुत ही रिसर्च करके जो चीजें लिखी गई हैं जयचंद के ऊपर। आनंद शर्मा की जो किताब है, मैं नाम बताऊंगा, 3-4 किताबों का नाम बताऊंगा जहां से ये सारी चीजें ली गई। उसके अलावा और भी कई सारे इतिहासकार हैं, उनका भी नाम मैं बता दूंगा कि कौन कौन इतिहासकारों ने इसके बारे में चर्चा किया। लेकिन प्रमुख रूप से जो किताबें हैं जो आपको मदद करेंगी जयचंद के बारे में, जिसने जयचंद पे ही पूरा जो है रिसर्च कर दिया, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें, ये मत समझिए कि मैं अपने मन से मनगढ़ंत चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। मैंने बताया कि मेरी जो क्लास होती है उसमें मनगढ़ंत चीजें नहीं होती हैं, वो चीजें किताबों के थ्रू ही जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों के हिसाब से ही हम डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जयचंद बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, जिससे हिंदू पुरोहित बहुत नाराज थे। इस वजह से भी कोशिश किया गया, इस वजह से भी कि जयचंद को एक खलनायक के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो दूसरा, जयचंद का रुझान बौद्ध धर्म की ओर था, जिससे हिंदू पुरोहित बहुत नाराज थे। ठीक, तो इस आधार पे जयचंद को खलनायक के रूप में स्थापित कर दिया गया। 2 बिंदु ध्यान रखिएगा। तो एक तो हो गया कि जयचंद को गद्दार बनाने के पीछे क्या कारण है, और पृथ्वीराज तृतीय को या पृथ्वीराज चौहान को नायक बनाने के पीछे के क्या कारण रहे। इसके अलावा भी मैं और भी कई सारे बातें करूंगा। जैसे देखिए, मैंने क्या कहा था कि जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध हो रहा था तो उसमें जयचंद भाग नहीं लेता। लोग बोलते हैं कि जयचंद शामिल नहीं होता है। उसका रीजन भी यहाँ पे मैंने बताया कि एक मनमुटाव था सत्ता संघर्ष को लेकर के। इसके अलावा भी कहा जाता है कि उस समय पृथ्वीराज की जो कार्य प्रणाली थी, सिर्फ जयचंद ही उस युद्ध में पृथ्वीराज का साथ नहीं देता है, बल्कि ऐसे कई सारे राजपूत राजा थे जो पृथ्वीराज का साथ नहीं देते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ जयचंद को हम टारगेट करते हैं कि जयचंद साथ नहीं देता है पृथ्वीराज का, लेकिन उस समय कई सारे ऐसे राजा थे जो पृथ्वीराज का साथ नहीं देते हैं। पृथ्वीराज की कुल 15 रानियां थी, जिसमें कई सारे रानियों को वो अपहरण करके लाया था। इस वजह से कई सारे राजपूत राजा उससे नाराज रहते थे, खफा रहते थे, और यह भी एक रीजन था कि कई सारे राजपूतों ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। पृथ्वीराज ने 6 युद्ध लड़े थे सिर्फ रानियों के अपहरण करने के लिए। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट और लिख लीजिए कि पृथ्वीराज ने गुजरात के राजकुमारी इच्छनी का अपहरण किया। दूसरा, पृथ्वीराज ने देवगढ़ की यादव राजकुमारी का अपहरण किया। राजकुमारियों के अपहरण के लिए पृथ्वीराज 6 युद्ध लड़ता है। ध्यान रखिएगा, 6 युद्ध लड़ता है। तो यह भी एक कारण है कि जिससे पृथ्वीराज और गौरी के बीच जब युद्ध होता है तो कई सारे राजपूत शासक और आसपास के कई सारे शासक, इन्होंने भी पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, जबकि हम पढ़ते हैं कि सिर्फ जयचंद ने साथ नहीं दिया। क्योंकि पूरी जो थ्योरी जो गढ़ी गई है, फूट डालो और राज करो नीति के तहत, इस हिसाब से गढ़ी गई है कि आपका
आपका टारगेट कुछ और ही होना चाहिए, आप सही तथ्य तक न पहुंच पाए, ध्यान रखिए। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कि अच्छा, जब हम मोहम्मद गोरी को बात करते हैं कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी को बुलाया, तो उस दौरान ध्यान रखिए कि मोहम्मद गोरी का जो क्षेत्र रहा जहां पे शासन करता था मोहम्मद गोरी, वह क्षेत्र जो एक जयचंद जहां पे शासन करता था, जयचंद की सीमा मोहम्मद गोरी से नहीं लगती थी। मोहम्मद गोरी से जो सीमा लगती थी वो पृथ्वीराज के जो शासन वाला क्षेत्र था उसकी सीमा मोहम्मद गोरी के शासन क्षेत्र से लगती थी, लेकिन जयचंद की जो है कि सीमा क्षेत्र उससे नहीं लगता था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कई सारे इतिहासकारों ने इस बात का खुलासा किया कि जयचंद ने कभी भी, या ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था। कई सारे इतिहासकार, देखिए कई इतिहासकारों ने, मैं नाम भी लिखवा दूंगा इतिहासकारों का, कई इतिहासकारों ने यह माना है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध किया जा सके, जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि जयचंद ने ही गोरी को आमंत्रित किया था, आमंत्रित किया था। कौन कौन से इतिहासकार हैं, मैं यहां पे नाम दे रहा हूं 5-6 लोगों का, ध्यान रखिएगा। नाम भी आरसी मजुमदार, जेसी पॉवेल, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी, रमाशंकर त्रिपाठी, महेंद्रनाथ मिश्रा, इब्न नशीर, और इसके अलावा राजबली पांडे, राजबली पांडे। इसके अलावा भी कई सारी किताबें हैं उस दौर की लिखी गई, जिस कालखंड की बातें हम कर रहे हैं उस दौर की लिखी गई किसी भी किताब में ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता जिससे यह कहा जा सके कि जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था। लिखिए, इसके अलावा उस कालखंड में किसी भी देशी या विदेशी विवरण में, किसी भी देशी या विदेशी विवरण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि जयचंद ने ही गोरी को आमंत्रित किया था, गोरी को आमंत्रित किया था। जैसे कौन सी विवरण, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, प्रबंध चिंतामणि, सूरजन चरित्र, ध्यान रखिए। इन सब किताबों में भी ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता है जिससे कि यह सिद्ध किया जा सके कि जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था। यहां तक चीजें क्लियर है। देखिए, आइए अब ये सारी जो बातें मैंने बताई हैं उन किन किताबों से ये सोर्स लिए गए हैं उसे भी मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा ना लगे आप लोगों को ये सारी बातें मैंने अपने मन से चीजें बताई। ये सारे तथ्यों को मैंने आप लोगों के सामने रखा है, बाकी आप लोगों को समझना है जयचंद क्या है क्या नहीं। मैंने बताया कि अगर हम मान भी लें कि जयचंद ने अगर मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया तो उस समय राष्ट्र राज की अवधारणा न तो भारत में थी, दुनिया में कहीं भी राष्ट्र राज की अवधारणा उस समय नहीं पाई जाती। राष्ट्र राज की जो पहली बार अवधारणा आता है वो वेस्टफेलिया की संधि के बाद आता है, 1648 में आता है। तो उसके बाद धीरे धीरे राष्ट्र को लेकर के जागरूक होता है। और हम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ राष्ट्र राज की जो अवधारणा आती है वो जो है कि 1885 के बाद एक नेशन के रूप में एक भावना जागृत होती है, जब कांग्रेस की स्थापना होती है और लोगों को एक जो एक राष्ट्र के रूप में जोड़ना शुरू करती है, लोगों को बताती है कि ये पूरा देश हमारा है और धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ता है। तो अगर हम एक बार मान लेते हैं, सपोज दैट, हालांकि ऐसा कोई डर नहीं, मतलब किताब में ऐसा नहीं लिखा कि माना जाए, मैं बता रहा हूं कि अगर मान भी लिया जाए एक बार कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया, तो उस आधार पे भी हम नहीं कह सकते कि जयचंद गद्दार था या जयचंद गद्दार है।
आप लोगों को पता है कि बाबर को आमंत्रित राणा सांगा ने किया था, ये चीज़ें स्पष्ट है, इतिहास की किताबों में भी चीज़ें मिलता है कि आमंत्रण राणा सांगा ने भी किया था। तो हम राणा सांगा को गद्दार क्यों नहीं कहते, जबकि राणा सांगा का कालखंड और जयचंद कालखंड में लगभग 400 वर्षों का अंतर है, तो उसके बावजूद भी हम राणा सांगा को गद्दार क्यों नहीं कहते। तो ऐसे कई सारे तथ्य, कई सारे प्रश्न आपके जहन में भी आएंगे, आप सोचिएगा। तो एक किताब है, अगर जयचंद के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो इन्होंने जयचंद पे ही शोध किया, उनका नाम है आनंद शर्मा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान करके उनकी बुक है। तो आनंद शर्मा की किताब आप लोग पढ़िएगा, आनंद शर्मा। ऐसी एक है, इन्होंने भी राजस्थान के इतिहास पर रिसर्च किया, गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। और इसके अलावा तथ्य मैंने लिया है सतीश चंद्र से, जिसको आप लोग खूब पढ़ते भी होंगे। मध्यकालीन इतिहास सतीश चंद्र का है, मध्यकालीन इतिहास। क्लियर है यहाँ पे। तो जयचंद को गद्दार कहने की परंपरा कहाँ चलती है, अंग्रेजों के आने के बाद जब उनके वेतनभोगी इतिहासकारों ने इतिहास लिखना शुरू कर दिया, गढ़ी कहानियों, मन ग्रंथ कहानियों की उन्होंने इतिहास के रूप में दर्ज कर दिया, जिसका कोई प्रमाण नहीं, जिसका कोई सोर्स नहीं। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को कुछ जानकारियाँ नई सीखने को मिली होंगी। ऐसी जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी आप यहाँ पे ऐड करें। और प्राचीन इतिहास की लगभग मैंने 150 वीडियो के आसपास मैंने पब्लिक किया है पूरा, और जिस प्रकार से मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पब्लिकली पढ़ाया है वैसा आपको कहीं भी किसी भी संस्थान में आप जाएंगे वैसा आपको पेड ग्रुप में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, जैसा मैंने पब्लिकली फ्री में आप लोगों को पढ़ाया है। तो जो लोग इतिहास के शौकीन हैं, थोड़ा सा इतिहास को जानना चाहते हैं, इतिहास पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप ऐसे लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं कि हमारी पब्लिकली जो क्लास है वो देख लें। शुरू की जो क्लासेज हैं वो चूंकि मोबाइल से बनाया गया है तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है और बहुत सारी बातें उसमें कुछ फालतू की होंगी, तो आप उसे छोड़ दीजिए। आप जो मेरा जो कंटेंट है उसे जो है रीड करने का प्रयास करिए, यानी कि थोड़ा स्पीड बढ़ा करके जो कंटेंट मैंने जो लिखवाया है आप उसे पढ़िए। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है कि मैं हर चीज़ लिखवाते हुए ये पढ़ाता हूँ ताकि आपके माइंड में स्टेबल हो सके, आपके पास एक प्रॉपर वे में वो चीज़ें लिखी हुई रूप में मौजूद रहे जिसका आप लाभ बार बार उठा सकें। इसके अलावा अगर आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से या टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से जहाँ पे भी इतिहास पूछा जा रहा है, तो आप मेडिवल हिस्ट्री मेरा पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री उसे मैंने प्री कम मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाया है, यानी प्रारंभिक से मुख्य परीक्षा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के दृष्टिकोण से पढ़ाया है, वो भी पेड ग्रुप में है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पेड ग्रुप में आपको सारी क्लासेस बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी, जैसे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया है ठीक उसी क्वालिटी की क्लासेस मैं पेड ग्रुप में भी अवेलेबल कराता हूं। तो आपको मेडिवल हिस्ट्री मिल जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगा, इंडियन इकोनॉमी मिल जाएगा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट मिल जाएगा, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी मिल जाएगा। और अभी हम लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस मेंस के दृष्टिकोण से आज़ादी के बाद भारत को कंटिन्यू किए हुए हैं। 10-15 लेक्चर और जानने के बाद हम लोग एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। तो आपके जो साथी हैं जो तैयारी करने वाले हैं, जो सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप जुड़िए मेरे क्लासेस से, मेरे पेड ग्रुप में उन्हें जुड़िए। आप विश्वास रखिए वो 100% सेटिस्फाई होंगे। और जिस प्रकार का कंटेंट मैं आप लोगों को अवेलेबल करा देता हूं वैसा कंटेंट आपको पूरे कहीं भी आप किसी जगह जाएंगे उस लेवल का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, ये पूरी गारंटी है मेरी इसकी। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी क्लास, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 9695268201 पे आपको व्हाट्सअप कर देना है कि सर मुझे ये क्लास चाहिए। मैं वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा, फीस वगैरह जो है, फिर आप प्रोसेस करके जुड़ सकते हैं। आपको ऐप में जोड़ा जाएगा, वहां से आपको एक अच्छी वैलिडिटी के साथ, जितना कोई वैलिडिटी नहीं देता आपको, अनलिमिटेड व्यू, यानी जितने बार देखना हो एक वीडियो को देखिए। एक लंबा वैलिडिटी भी मैं देता हूं आपको, 6 महीने 8 महीने की वैलिडिटी देता हूं। जहां लोग 3 महीने 2 महीने की वैलिडिटी देते हैं, वहां मैं आपको 6 महीने 8 महीने 1 साल की वैलिडिटी प्रोवाइड करता हूं, क्लास के लंबाई के हिसाब से कितना लंबा क्लास है। तो आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट।